अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो हमारे पास ये नमूने मौजूद हैं इधर मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स के, जो आप अक्सर देखेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। यहाँ बाएं जानिब ऊपर की तरफ आपके पास मिसाल है एक अमाइनो एसिड की। ये हैं प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब अगर आपको देखना हो कि अमाइनो एसिड बनता किन किन चीज़ों से है, इस ग्रे रंग में आप देख सकते हैं कार्बन एटम्स, सफ़ेद में यानी वाइट में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम्स और लाल रंग में हैं ऑक्सीजन एटम्स और नीले रंग में यहाँ हैं नाइट्रोजन एटम्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स यहाँ मौजूद तकरीबन हर मॉलिक्यूल में नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन और साथ साथ बहुत सारे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी। और यहाँ फास्फोरस भी है मौजूद। यहाँ पर मौजूद ये फहरिस्त अब बहुत ज़्यादा कोई वसी फहरिस्त नहीं है। आपको और कई तरह के एलिमेंट्स भी नज़र आएंगे, लेकिन ये वाले ज़्यादा नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर ये एटीपी का एक मॉडल है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे जैसे हम बायोलॉजी पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इसको अक्सर तवानाई का ज़ख़ीरा समझा जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। और एक बार फिर हमें बहुत सारे कार्बन्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रे रंग में, ये सफ़ेद रंग में हाइड्रोजन, ये लाल रंग में ऑक्सीजन। फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन हल्के नीले रंग में है यानी लाइट ब्लू रंग में। और फिर आपको ये पीले रंग में फॉस्फोरस नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर है एक मॉडल ट्राइग्लिसराइड का, जिसको अमूमन फैट मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। फैट मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं तवानाई को स्टोर करने के लिए। और एक बार फिर आप बहुत सारे कार्बन्स देख सकते हैं ग्रे रंग में और सफ़ेद रंग में हाइड्रोजन और कुछ लाल रंग में ऑक्सीजन भी। ये यहाँ पर ये है डीएनए का मॉडल, एक छोटा सा सेगमेंट यानी हिस्सा। और ये मॉलिक्यूल थोड़ा ज़्यादा पेचीदा होता है बनिस्बत इन बाकी मॉलिक्यूल्स के। ये खासा बड़ा होता है, लेकिन एक बार फिर आपको वही जाने पहचाने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये कार्बन ग्रे रंग में, हाइड्रोजन सफ़ेद रंग में, आपको ऑक्सीजन लाल रंग में नज़र आ रहे हैं, नाइट्रोजन नीले रंग में और फॉस्फोरस पीले रंग में। तो इन सब को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ज़्यादातर एक ही तरह के एलिमेंट से बने हुए होते हैं। और सिर्फ ये एलिमेंटल लेवल तक की बात नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूलर सतह पर भी ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पर एटीपी में आपके पास यहाँ पर मौजूद है नाइट्रोजनस बेस, आपके पास है 5 कार्बन शुगर यहाँ पर और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पर। डीएनए में भी ऐसी मिलती जुलती चीज़ मौजूद है। नाइट्रोजनस बेस मुश्किल से दिख रही है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। 5 कार्बन शुगर भी यहाँ मौजूद हैं, आसानी से नज़र नहीं आ रही। और फिर ये फॉस्फेट्स भी हैं। दर हकीकत इन 5 कार्बन शुगर्स और इन फॉस्फेट्स को एक तरह से डीएनए की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, इतनी अहमियत है इनकी। अब सवाल ये है कि ये एलिमेंट्स बार बार क्यों नज़र आते रहते हैं। तो बात ये है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी ज़मीन, हमारी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एटमॉस्फेयर ज़्यादातर नाइट्रोजन से बनता है। बहुत सारा पानी मौजूद है हमारे सैयारे की सतह पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम फीसद में पाया जाता है, तकरीबन 0.04%। लेकिन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी वो हयातियात जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, जैसे कि पौधे, कार्बन फिक्स करने में बहुत अच्छे होते हैं और कार्बन बॉन्ड्स में तवानाई को स्टोर करने के लिए भी, यानी तवानाई को महफूज करने के लिए। और जब हम वो खाते हैं तो वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। और हम जिन एलिमेंट से बने हुए हैं, ये बात तारीफ के काबिल है। हम इस चार्ट को देख सकते हैं और हमें देखने को मिलता है कि हम बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन से बने हुए हैं, जितना फीसद हमारे जिस्म में है। और वो इसलिए क्योंकि बुनियादी तौर पर हम पानी से बने हुए हैं और पानी बुनियादी तौर पर ऑक्सीजन से बनता है। इसमें हाइड्रोजन भी है। अब दूसरे नंबर पे जो आ रहा है वो है कार्बन, और हम नाइट्रोजन और फास्फोरस भी देख सकते हैं। जाहिर है कि बहुत सारा कैल्शियम भी मौजूद है हमारे जिस्म में, जो हमारी हड्डियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इस फहरिस्त में आप और भी कई एलिमेंट्स देख सकते हैं, जिसके बारे में आप बायोलॉजी में पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।